इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। देखो, एक स्पेक्ट्रम हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में पढ़ा था, है ना, जहाँ पर हम लोग वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड पढ़ते थे। तो उसमें उसके जुड़ा हुआ चैप्टर था वो, जिसमें क्या करते थे कि मान लीजिए कोई एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन्स के ऑर्बिट हैं, और हमने रदरफोर्ड मॉडल पढ़ा, बोर मॉडल पढ़ा, और फिर बोर मॉडल से हमने ये जाना कि अलग अलग जो एनर्जी लेवल्स हैं, उस अलग अलग एनर्जी लेवल्स में इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, और अगर एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में हम इलेक्ट्रॉन को जंप कराएंगे तो आइदर वी विल गिव इट्स एनर्जी या उससे एनर्जी रिलीज़ होगी। ये डिपेंड करता है कि वो अपने हायर लेवल पे जा रहा है या लोअर लेवल पे जा रहा है। और जब ये पाथ अपना चेंज करते हैं तो वहाँ से एक स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस होता है, जिसको स्पेक्ट्रम हम लोगों ने पढ़ा था, जिसके कई सारे नाम दिए थे। उसमें इंफ्रारेड वगैरह भी आ रही थी, याद है? स्पेक्ट्रम का क्या क्या नाम था? बोस सीरीज़, और क्या क्या था? पार्शन सीरीज़। इस तरीके से वहाँ पर क्या आ रही थी? सीरीज़ आ रही थी। वो स्पेक्ट्रम अलग था, वो स्पेक्ट्रम अलग था। वो स्पेक्ट्रम इस बेसिस पर अलग था कि वहाँ इलेक्ट्रॉन्स एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करते थे या कराए जाते थे, तो वो स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस होते थे, है ना। तो ये भी स्पेक्ट्रम उसी वजह से प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन इसको हम लोगों ने अलग अलग क्लासीफाई किया है। हुआ ये कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स हैं वो बहुत सारी वेव्स हैं, है ना, और उसकी रेंज बहुत लंबी है। रेंज किस बिहाफ पर? रेंज आइदर आप उसको डिवाइड कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी की बेसिस पर, या आप उसे डिवाइड कर सकते हैं वेवलेंथ के बेसिस पर। तो देखा गया कि हर वेवलेंथ की जो एक रेंज है वो अलग अलग डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को भी शो कर रही है। एक अगर बंडल उठाया जाए, मान लीजिए इस रेंज में, मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट होती है और इस तरीके से रेंज हमने डिवाइड कर दी, इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमने वेवलेंथ ले लिया, तो ये देखा कि हाँ इस रेंज में क्या है कि ये जो है ये अलग प्रॉपर्टी शो कर रही है। थोड़ा और आगे बढ़े तो एक बंडल हमें मिला जो अलग प्रॉपर्टी शो कर रहा, थोड़ा और आगे बढ़े तो अलग प्रॉपर्टी शो कर रहा। तो क्या किया गया कि इसको डिवाइड कर लिया गया ऑन द बेसिस ऑफ वेवलेंथ एंड ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी, क्योंकि ये दोनों एक साथ चलती हैं। कैसे? अगर हम यहाँ पर फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज़ करेंगे तो वेवलेंथ क्या होती है? डिक्रीज़ होती रहती है। देखिए तो डिक्रीज़ हो रही है ना। तो ये दोनों में क्या होता है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन होता है। इसलिए क्या होता है कि ये दोनों एक साथ इसी बेसिस पर क्लासीफाई कर दी गई, और जब क्लासीफाई किया गया तो ये पाया गया कि ये जो है डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को, बहुत ही अलग प्रॉपर्टीज़ को शो कर रही हैं। एक बात तो ये। दूसरी बात, कोई डेफिनेट बॉर्डर नहीं है कि नहीं 10⁷ मीटर वेवलेंथ के बाद ये प्रॉपर्टीज़ बदल जाएंगी एकदम ड्रास्टिक। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं कि इधर इसके पहले मैंगो था उसके बाद जो बनाना बन गया, ऐसा नहीं होगा। बल्कि प्रॉपर्टीज़ धीरे धीरे चेंज होगी, और कुछ एरिया ऐसा होगा जो कोलैप्स करेगा कि उस रेंज में दोनों रेंज पाई जाएगी, दोनों प्रॉपर्टीज़ पाई जाएंगी, कई सारी मिक्स प्रॉपर्टीज़ पाई जाएंगी। समझ में आ रही बात? इसी तरीके से ये एक स्पेक्ट्रम बनाया गया। स्पेक्ट्रम में देखा गया कि सबसे नीचे जो है इधर रखा गया फ्रीक्वेंसी लेफ़्ट साइड में, और राइट साइड में रखा गया है वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज़ में है, और मैंने लेफ़्ट कॉर्नर पर लिखा है 10⁻⁻1 से लेकर के 10⁻23 तक फ्रीक्वेंसी ली गई। उसी को अपोजिट में क्या किया गया? वेवलेंथ ले लिया गया, क्योंकि अपोजिट में चेंज होंगे। अब यहाँ पर देखा जाए तो 10⁻1 हर्ट्ज़ से लेकर के 10⁻6 हर्ट्ज़ तक जो रेंज पाई जा रही है वो कहला रही है लॉन्ग रेडियो वेव। पहली बात तो ये जो ग्रुप है, ये पूरा ग्रुप इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, शॉर्ट रेडियो वेव, एम रेडियो एंड लॉन्ग रेडियो वेव, तो ये क्या करती हैं? ये एक जैसी प्रॉपर्टीज़ को शो करती हैं, बस इसकी रेंज बदलती रहती है। प्रॉपर्टीज़ एक जैसी शो कर रही हैं लेकिन इनकी रेंज बदल रही। अच्छा, इनकी प्रॉपर्टीज़ भी अभी हम पढ़ेंगे, जस्ट इसके बाद का टॉपिक है कि कौन सी किसकी प्रॉपर्टीज़ होती है, किसका जनरेशन किस तरीके से होता है ना, ये डिस्टिंग करती है उनको अलग अलग। तो यहाँ पर क्या है? लॉन्ग रेडियो वेव इस रेंज में आ रही है। अब इसी के बाद एक छोटी सी रेंज है एम रेडियो की, और उसके जस्ट बाद देखिए यहाँ पर कोलैप्सिंग है। यहाँ पर देखिए 10⁻12 से लेकर के 10⁻7, 10⁻7 से 10⁻12 तक देखिए कौन सी है? शॉर्ट रेडियो वेव है। अब इस शॉर्ट रेडियो वेव के अंदर में ही माइक्रोवेव है। माइक्रोवेव देखिए इसी रेंज में है, लेकिन पूरे शॉर्ट रेडियो वेव माइक्रोवेव है ये नहीं हो सकता, लेकिन पूरा का पूरा माइक्रोवेव क्या है? शॉर्ट रेडियो वेव है, ये है। क्लियर? तो ये क्या कर रहा है? ये जो कॉमन प्रॉपर्टीज़ को शो करेंगी। ऐसे इसके बाद स्टार्ट हो जाती है इंफ्रारेड, है ना। इंफ्रारेड कहाँ से है? 10⁻12 से 10⁻14। अभी इंफ्रारेड की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम पढ़ेंगे इसके बाद। जस्ट अभी तो सिर्फ ये दिखाया गया कि स्पेक्ट्रम का क्लासिफिकेशन
किस तरीके से किया गया है। और बीच में आ जाती हैं विजिबल रेज। विजिबल में जो कलर हमें दिखाई देते हैं विबग्योर। अब विबग्योर को भी क्या करते हैं, जूम करके अलग से बनाया जा सकता है ना, जूम करके अलग से कि रेड का अलग है, येलो का अलग है, ऑरेंज का अलग है, तो उसकी रेंज अलग है। इसको क्या किया गया, जूम कर दिया जा सकता है। तो ये है कोई विजिबल रेज। अब विजिबल रेज के ऊपर आती है अल्ट्रा वायलेट, एक्स रेज और गामा रेज। अच्छा देखिए, एक्स रेज, गामा रेज और अल्ट्रा वायलेट ये क्या कर रही है, एक दूसरे में कोलैप्स हो रही हैं, ओवरलैप कर रही हैं, है ना। और ख़ासकर गामा रेज और एक्स रेज, गामा रेज और एक्स रेज ये तो कॉमन प्रॉपर्टीज़ को जनरली शो ही करती हैं। बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ इनकी कॉमन ही होती हैं, बस इनको ओरिजिनेट करने का मेथड अलग अलग है। एक्स रेज और गामा रेज, इनको ओरिजिनेट करने का मेथड ही अलग। जैसे गामा रेज कहा जाए तो ये वो रेडियो एक्टिव जो मटेरियल्स होते हैं उससे निकलती हैं, और एक्स रेज अलग निकलती हैं। तो इनका जनरेशन का जो सोर्स है वो अलग है, एक्स रेज का और गामा रेज का, लेकिन ज़्यादातर प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, वो पूरी की पूरी कॉमन ही होती है। क्लियर। तो ये स्पेक्ट्रम है, बात समझ में आ गई। स्पेक्ट्रम को क्या किया गया, बस क्लासीफाई किया गया है, उनकी प्रॉपर्टीज़ के अलग अलग प्रॉपर्टी शो कर रही थी, इसलिए क्यों ने देखा गया कि इनको वेवलेंथ के फॉर्म में डिवाइड कर दिया जाए बस। क्लियर। चलिए इसको नोट कीजिए, इसके बाद अगला टॉपिक पढ़ाते हैं इसमें। सो ये पूरा एक क्लासिफिकेशन है, जितने भी हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़े। चलिए समझ लीजिए, बाद में नोट करना नहीं, अभी सामने से नहीं देख, पहले सीखो। तो यहाँ पर जो क्लासिफिकेशन है सिर्फ इस बेसिस पे नहीं है कि वो उसकी वेवलेंथ कितनी है उसको डिवाइड कर दिया गया। यहाँ पर उसको क्या दिखाया गया है कि उसकी फ्रीक्वेंसी का रेंज, वेवलेंथ का रेंज, और उसका प्रोडक्शन, यानी उसको ओरिजिनेट कैसे यहाँ पर किया जा रहा है, किस तरीके से किया जा रहा है, तो उसका प्रोडक्शन के बेसिस भी दिखाया गया है। साथ ही साथ उसको डिटेक्ट कैसे करते हैं ये भी दिखाया गया है, और फिर उसका मेन प्रॉपर्टीज़ और यूजेस क्या है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, है ना, ये सब क्या है, करीब करीब एक रेंज में आने स्टार्ट होती है, लेकिन प्रॉपर्टीज़ यहाँ से बात बदलने शुरू हो जाती है। जैसे रेडियो वेव देखा जाए तो प्रॉपर्टीज़ पे आते हैं सीधे। प्रॉपर्टीज़, डिफरेंट वेवलेंथ फाइंड स्पेशलाइज्ड यूज इन रेडियो कम्युनिकेशन, तो जाहिर सी बात है कम्युनिकेशन में यूज़ करते हैं। और अगर माइक्रोवेव की बात की जाए तो रडार कम्युनिकेशन, एनालिसिस ऑफ फाइन डिटेल्स ऑफ मॉलिक्यूलर एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर। अब देखो यहीं पर क्लासिफिकेशन चेंज हुआ। कम्युनिकेशन तो है, लेकिन एक कम्युनिकेशन है यूज़ हो रहा है, जैसे हम मोबाइल का यूज़ कर रहे हैं, एक कम्युनिकेशन ये हुआ। रेडियो वेव्स, हम रेडियो चला रहे हैं ना, फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। और दूसरा है रडार कम्युनिकेशन का। तो रडार कम्युनिकेशन का मतलब ये हुआ कि दूर तक रेंज भेजनी चाहिए, तभी तो रडार का कम्युनिकेशन होगा। और दूर तक भेजने का मतलब ये हुआ कि वहाँ पर वेवलेंथ और फ्रिक्वेंसी में चेंज होगा। अगर वेवलेंथ कम रखेंगे तभी तो दूर तक जाएगा वो। वेवलेंथ का मतलब मॉड्यूलेट ज़्यादा होना, बात समझ में आ रही। तो इसका मतलब क्या कर रहे हैं, वेवलेंथ उसकी बदल रहे हैं। आगे बात करते हैं इंफ्रारेड। तो इंफ्रारेड कैसे प्रोड्यूस होती है, वाइब्रेशन ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के थ्रू, और इसको देखा जाए तो यूज़फुल फॉर एलुसाइडेटिंग मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, माने मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को बदलने के लिए। लेस स्कैटर्ड देन विजिबल लाइट बाय एटमॉस्फेरिक पार्टिकल, यूज़फुल फॉर हैज़ फोटोग्राफी। अच्छा, ये जो इंफ्रारेड होता है ना, इसकी वजह से जो है हीट भी प्रोड्यूस होता है, एक प्रॉपर्टीज़ में ये भी आता है। इंफ्रारेड की वजह से ज़्यादातर इंफ्रारेड अगर यूज़ करेंगे तो उससे हीट भी प्रोड्यूस होता है। अच्छा, एक चीज़ और, जैसे ये जो स्कैटरिंग है और ये जो वेव्स हैं, इनकी वजह से अर्थ में क्या चेंज होता है, अर्थ को क्या बेनिफिट है। आपने टर्म सुना होगा ग्रीन हाउस इफेक्ट, एक कॉमन सा इफेक्ट है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट इन्हीं की वजह से है, ये इंफ्रारेड की वजह से। होता क्या है कि अर्थ नेचुरली ठंडी है, कूल है। सन से जब लाइट आती है तो दिन में ये गर्म होती है। आप देखिए जिस दिन धूप न निकले एक हफ्ते, फिर देखिए कितनी ठंड हो जाती है। मतलब क्या है, सन हटा दिया जाए तो नेचुरली ये कूल है, ठंडा है, पूरा कोल्ड है। तो दिन में सन ने इसको गर्म किया, लेकिन रात में कैसे गर्म होगा, सन तो चला गया। तो रात में क्या होता है कि ये जो इंफ्रारेड है, एक तो ये क्या होती है, ये रिफ्लेक्ट होती है, सन के साथ ही आती हैं, रिफ्लेक्ट होती हैं। और साथ ही साथ जो लोअर लेवल के एटमॉस्फेरिक, हमारा एटमॉस्फेयर का लेवल है और जो बादल है, ये क्या करती हैं, ये जो सन से इंफ्रारेड आई हैं और वापस जा रही हैं, इसको फिर रिफ्लेक्ट कर देती हैं, बार बार रात भर रिफ्लेक्ट करती रहती है।
तो वो जो हीट वापस जा रही थी शाम में, वो वापस टकरा करके फिर से अर्थ पे आती है। तो क्या होता है कि हमारी अर्थ जो होती है वो हीटेड रहती है रात तक, और आप देखेंगे रात में धीरे 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 ठंडी होती है। जाहिर सी बात है पूरा तो रिफ्लेक्ट हो नहीं रहा होगा, तो कुछ पार्ट चला गया और कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होकर के आया, कुछ पार्ट चला गया, कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो आया। तो रात के जब आधी रात के बाद देखा होगा तो धीरे धीरे फिर कूल डाउन होना शुरू हो जाता है, ठंडा होना शुरू हो जाता है। तो सबसे ठंडा मौसम 3 से 4, 5 के आसपास होता है। फिर जब सन की लाइट आती है तो उसके बाद फिर से हीटेड होने लगता है। तो इसका बेनिफिट ग्रीन हाउस इफेक्ट में भी है। नेक्स्ट है विजिबल लाइट, सब जानते हैं, विबग्योर में आता है। इलेक्ट्रॉन्स इन एटम्स एमिट लाइट व्हेन दे मूव फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू ए लोअर एनर्जी लेवल। बोर्स मॉडल जिसमें एनर्जी लेवल उन्होंने बताया, हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी जब लेवल पे भेजेंगे हम कभी इलेक्ट्रॉन को, तो क्या करेंगे, वो एनर्जी को रिलीज़ करेंगी, वहाँ पर स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस होता है। वो स्पेक्ट्रम ही क्या होता है, हमें विजिबल लाइट के फॉर्म में शो होता है। अगर वो इस रेंज में है तो तब हम देख पाएंगे। और सेम ऐसे ही क्या होता है, अल्ट्रा वायलेट भी होती है, सेम ऐसे ही इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स इन एटम्स मूविंग फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू लोअर। यानी ये दोनों जो वेव्स हैं वो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से मिलती हैं, वो भी एटम्स के इनर शेल में। क्लियर। अब आ जाती है दो जुड़वा भाई इधर हैं, एक्सरे और गामा रेस। देखिए इनकी प्रॉपर्टीज़ को मैंने कंबाइन करके लिखा हुआ है, ये दोनों एक साथ हैं। तो इनकी प्रॉपर्टीज़ बाकी से तो एकदम अलग कर देती हैं इसको। पहली बात तो कि ये, पहले बात तो इनकी पेनेट्रेटिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है एक्सरेज और गामा रेज की। इसीलिए इसका सबसे बड़ा जो यूज़ है एक्सरेज का, वह है हमारी मेडिकल इंडस्ट्री में, मेडिकल इंडस्ट्री में। और एक और होता है डिफेक्ट को डिटेक्ट करना। क्या है, डिफेक्ट को डिटेक्ट करना। जैसे कि आप रेलवे देखिए, रेलवे के जो व्हील हैं, व्हील पर लोड कितना लगा हुआ है, व्हील लगातार चल रहे हैं, तो जहाँ लोड होगा वहाँ स्ट्रेस भी होगा। स्ट्रेस मैंने बताया है, एक्सटर्नल फोर्स लगा करके अगर बॉडी के स्ट्रक्चर को चेंज किया जाए और बॉडी क्या करे, उस अपोज का चेंज अपोज करे, उस चेंज का अपोज करे, तो वो होता है फोर्स पर यूनिट, वो होता है स्ट्रेस। तो उस व्हील के अंदर आएगा स्ट्रेस, तो धीरे धीरे क्या होते हैं, डिफेक्ट आने लगते हैं। अब व्हील को बार बार निकाल करके मशीन में ले जाकर चेक तो करेंगे नहीं, तो हम क्या करते हैं, इन एक्स रेज और गामा रेज की हेल्प से वहाँ पर हम नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग करते हैं। क्या करते हैं, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को बिना तोड़े उसको टेस्ट कर लेना। जैसे अब पता चला केला है, बनाना है, बनाना अंदर से ख़राब है, अच्छा उसको तोड़ेंगे तो पता चलेगा। अब आदमी अंदर से उसकी किडनी सही है कि ख़राब हो गई, तो ज़रूर थोड़े कि उसको तोड़ के पता करोगे। क्या करेंगे, एक्स रेज और गामा रेज यानी कि नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग करके हम डिटेक्ट करते हैं कि अंदर डिफेक्ट्स है क्या। और जब कभी कभी पूरे डिफेक्ट सही नहीं पता चलते तो हम करते हैं बायोप्सी। क्या करते हैं, बायोप्सी। बायोप्सी क्या होता है पता है किसी को, बायोप्सी होता है, हाँ ये डॉक्टर है क्या, अच्छा तो इसको मतलब इसको पता रहेगा, तो पापा डॉक्टर तो ये थोड़ी डॉक्टर है। बायोप्सी का मतलब ये होता है कि कोई ऑर्गन्स मान लीजिए चेक करना है, जैसे कि किडनी चेक करना है, तो एक तो इस तरीके से पता करते हैं, अल्ट्रासाउंड करके, रेज भेज के, एक्सरेज भेज के, उसके साइज़ वगैरह। और कभी कभी नहीं पता चल पाता तो हम क्या करते हैं, उसका एक पार्ट निकालते हैं, छोटा सा पार्ट, बहुत छोटा सा, एक निडल लगा करके साइड से निडल लगाएंगे, अंदर ले जाएंगे और उस किडनी का छोटा सा टुकड़ा निकालेंगे, उसको टेस्टिंग लैब में भेजेंगे। अब उसका डीएनए से वगैरह से, छोटे सेल से तो सब कुछ पता चलता है ना, क्योंकि छोटा सेल ही सब कुछ छुपा कर बैठा हुआ है, वो सेल ही पूरा बता देगा सब कुछ। तो क्या करते हैं, उसे कहते हैं बायोप्सी। तो बायोप्सी बाद की चीज़ें, पहले हम कोशिश करते हैं कि आदमी को तोड़ा मरोड़ा ना जाए, बल्कि उसकी टेस्टिंग कर ली जाए। उस टेस्टिंग में सबसे बड़ा रोल इन्हीं का है। क्लियर, बात समझ में आ गई, समझ में आ गया, याद कर लेंगे, एग्ज़ाम में यही पूछे जाते हैं कि उसको ओरिजिनेट कैसे करते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। तो प्रॉपर्टीज़ कॉमन है, ओरिजिनेट करने का मेथड इन दोनों का अलग अलग है। एक्सरेज ट्यूब्स होती हैं और इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स को जो है बीम के फॉर्म में फटाफट भेजते हैं, और दूसरा क्या होता है, रेडियोएक्टिव डिके होता है, जिससे हमें गामा रेज मिलती है। जैसे मैंने इसमें आपको बताया था, बीटा माइनस, बीटा प्लस, गामा रेज। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए।